हेलो बच्चों, मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर, आप सभी का जीपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मॉडल पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जीपीएस एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th का पहला मॉडल पेपर 2019 का सॉल्व कर चुके हैं। जो नहीं देखे देख लीजिएगा। अभी हम लोग 2020 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारा मॉडल पेपर सेट 2 वीडियो होगा। ठीक है, देखिए लगातार वीडियो बनते रहेगा, उसको लगातार देखते रहना है। बोलिएगा कि परीक्षा आएगा तब देखेंगे, एक बार में नहीं देख पाइएगा, क्योंकि दो गो है यूट्यूब चैनल है। एक है जीपीएस एकेडमी दुमका, दूसरा है टॉपर्स क्लासेस एसएसएस। दोनों में किसी में आएगा प्रीवियस ईयर, किसी में आएगा मॉडल पेपर क्वेश्चन, लगातार बनते रहेगा वीवीआई क्वेश्चन, आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए लगातार जिस तरह वीडियो बन रहा है, जिस दिन बन रहा है उस तरह कंटिन्यू देखते रहिए, तब सब वीडियो को देखकर खत्म कर पाइएगा। और आपका क्लास 11 इकोनॉमिक्स में 40 आने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन जितना बनेगा, जितना बोलेंगे उतना करना होगा, जितना बनेगा उतना सबको देखना होगा, तब आएगा 40, समझे। सभी क्वेश्चन वीवीआई है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स क्लास 11 मॉडल पेपर 2020 को देखेंगे। यह हमारा सेट 2 वीडियो है, सेट 2 याद रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी स्टैटिक्स, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक्स का यूज किसमें होता है? देखिए, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो रूप में होता है, दो रूपों में। एक होता है एक वचन में, दूसरा होता है बहुवचन में। एक वचन में सांख्यिकी का मतलब होता है विभिन्न सांख्यिकीय विधियां, और बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है आंकड़ों का समूह। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग यानी स्टैटिक्स वर्ड का यूज एक वचन सिंगुलर और बहुवचन पुलर दोनों में होता है। आंसर होगा उपयुक्त, दोनों में आंसर होगा सी नंबर, याद रखिएगा। एक वचन में विभिन्न सांख्यिकीय विधियां, जैसे कि आंकड़ों का एकत्रीकरण, व्यवस्थितीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण। और बहुवचन में होगा आंकड़ों का समूह होना चाहिए, आंकड़ों का समूह। आगे चलिए, दो पढ़िए, तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों, आंसर सी होगा। देखिए दो, देखिए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? क्या बोला? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो हम लोग जानते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने 1776 में लिखा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ ने, आंसर बी होगा, बी 1776 में, 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था एडम स्मिथ ने। और बताया था इसमें कि राष्ट्र के सभी लोग धन के पीछे पागल हैं, यानी सभी लोग राष्ट्र में, अर्थव्यवस्था में धन को, पैसा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग काम में व्यस्त है। एडम स्मिथ ने दिया था डेफिनेशन कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता, याद रखिएगा। आंसर होगा एडम स्मिथ। आगे चलिए, 3 पढ़िए। कॉलमों एवं पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। देखिए, कॉलम में क्या होता है? कॉलम का मतलब होता है, कॉलम का अर्थ होता है स्तंभ, याद रखिएगा, स्तंभ जो इस तरह का होता है, स्तंभ कॉलम। अब बोलेगा पंक्ति यानी रो हो गया, पंक्ति मैंने क्या? रो, जो इस तरह का होता है। देखिए हम लोग बनाते हैं तालिका, बनाते हैं ना सारणी, टेबल, देखिए वहां दिखाते हैं हम लोग कॉलम और रो। इसको बोलेंगे कॉलम, जो खड़ी है, जो खड़ी है उसको बोलेंगे कॉलम यानी स्तंभ, और जो पड़ी है, लेटी हुई है, सोई हुई है, उसको बोलेंगे पंक्ति यानी रो बोलेंगे, रो। तो बोलिए, रो और कॉलम कहां दिखाते हैं? तो रो बोलेंगे, इसको पंक्ति बोलेंगे, और इसको बोलेंगे कॉलम यानी स्तंभ बोलेंगे इसको। तो हम लोग कॉलम और पंक्ति कहां करते हैं? तो किसी तालिका को बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, सारणी टेबल, तब करते हैं। तो आंसर होगा सारणियन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सारणियन, आंसर होगा टेबुलेशन। जब बनाते हैं तालिका तो कॉलम और पंक्ति दिखाते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा, आंसर ए होगा, ए। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर 4, देखिए 4 को पढ़िएगा। देखिए 4 क्या बोल रहा है? यदि बहुलक 18 और माध्यका 21 हो तो माध्य का मान क्या होगा? देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि बहुलक दिया 18 और माध्यिका दिया 21, 21, माध्य का मान पूछ रहा है। तो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य, याद रखिएगा, -2 माध्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुलक कितना दिया? 18, बहुलक दिया 18, लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, बराबर 3 माध्यिका यानी कितना माध्यिका है? 21, तो 3 × 21, बाकी माध्य निकालना है तो 2 माध्य उतार दीजिए इसको उसी तरह से। चलिए इसको इधर ले आइए, तो माइनस लाएंगे इधर, क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 माध्य हो गया प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 21 दिया होता है 63, और 18 आएगा इधर, हो जाएगा माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, तो 3 में 8 जाएगा नहीं, पैसा लेंगे इससे, 13 में 8 गया तो 5, यहाँ बचा 5 में 1 गया तो 4, तो 2 माध्य हो गया 45। तो बोलिए माध्य कितना हो जाएगा? माध्य का मान हो जाएगा 45, और 2 आएगा इधर, भाग लग जाएगा, 45/2 हो जाएगा 22.5 यानी 22.5।
आपका आंसर होगा ए, होगा ए, आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए होगा। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है। इसमें से कोई भी दो मान देगा, तीसरा पूछेगा, कोई भी दो, माध्यिका माध्य दे दे, बहुलक पूछ देगा, बहुलक और माध्यिका देखिए दिया है, माध्य पूछ दिया, बहुलक माध्य देगा, माध्यिका पूछ देगा, कोई भी दो वैल्यू देगा, तीसरा पूछेगा, आराम से बना लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्लियर है। आगे चलिए, आगे देखिए सवाल नंबर 5, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। देखिए सहसंबंध गुणांक, स माने होता है दो या दो से अधिक के बीच, और संबंध माने रिलेशन। तो जब दो या दो से अधिक चर, मान लीजिए एक्स वाई दो चर है, उनके बीच दो तरह का होता है संबंध, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो जब दो चर एक्स वाई के बीच पॉजिटिव संबंध होगा, तो उसमें जब एक ही अनुपात में होगा ना, तो वैल्यू होगा +1 दोनों के बीच सहसंबंध का। और जब दो चर एक्स वाई के बीच विपरीत संबंध, नेगेटिव संबंध है और एक ही अनुपात में है, तो उनके बीच होगा -1 सहसंबंध गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक का वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच, क्योंकि सहसंबंध दो तरह का होता है। तो आंसर होगा -1 और +1 के बीच, आंसर आपका सी हो जाएगा, सी। अब देखिए माइनस प्लस सहसंबंध कैसे होता है। देखिए दो चर है एक्स वाई, यदि एक्स बढ़ने से वाई बढ़ जाए, एक्स घटने से वाई घट जाए, ऐसे, तो बोलिए कैसा होगा सहसंबंध, पॉजिटिव होगा। कैसे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, प्लस प्लस प्लस, ये घट रहा है, ये घट रहा है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो हो गया पॉजिटिव, +1। इनके बीच होगा +1, क्योंकि एक ही अनुपात में है। आगे समझिए एक्स वाई के बीच नेगेटिव कैसे होगा, एक्स बढ़ने से वाई घट जाए, एक्स घटने से वाई बढ़ जाए, तब होगा दोनों के बीच नेगेटिव संबंध। कैसे, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो इनके बीच जब एक ही अनुपात में होगा तो होगा -1। तो -1 से +1 के बीच होता है सहसंबंध गुणांक, आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए 6 पढ़िए, 6 देखिए, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। याद रखिएगा कि बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। देखिए बहुलक किसे कहते हैं, तो जब कोई आंकड़ा में, जब कोई चर यानी श्रेणी में जो सबसे अधिक बार आएगा, जिसकी बारंबारता, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक बार रिपीट होगा, उसी को बोलेंगे बहुलक, है कि नहीं। यानी बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अधिक, यानी जो सबसे अधिक बार आएगा, सबसे अधिक बार रिपीट होगा, जिसका बारंबारता आवृत्ति ज्यादा होगा, वही होगा बहुलक, जो बेसी बार आएगा, आंसर सी होगा। आगे चलिए 7 देखिए, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है। देखिए समाचार पत्र से प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाएगा। देखिए आंकड़ा दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। वह आंकड़ा जिसे कोई अनुसंधान करता, माने कोई व्यक्ति स्वयं करेगा एकत्रित, माने कहीं जाकर खुद करेगा एकत्रित, तो उसको मिलेगा शुद्ध आंकड़ा, उसको मिलेगा वास्तविक आंकड़ा, उसको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़ा। जब कोई व्यक्ति अनुसंधान करता यानी रिपोर्टर स्वयं कहीं जाकर करेगा एकत्रित, उसको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो घर बैठे हम क्या करते हैं, इंटरनेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, पेपर यानी न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, तो वह हम कहीं जाकर प्राप्त नहीं किए, घर बैठे मिल गया अन्य किसी माध्यम से, उसको बोलेंगे द्वितीयक, सेकेंडरी डाटा, उसको बोलेंगे द्वितीयक आंकड़ा। तो याद रखिएगा जब कोई आंकड़ा को हम स्वयं करेंगे प्राप्त जाकर, उसको बोलेंगे प्राथमिक, और हम बिना गए घर बैठे अन्य माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे द्वितीयक। तो यहाँ बोल रहा है समाचार पत्र से, तो समाचार पत्र बोले, पत्रिका बोले, इंटरनेट बोले, मोबाइल बोले, अखबार बोले, तो आंसर होगा द्वितीयक, आंसर होगा बी नंबर। जब बोलेगा स्वयं तो होगा प्राथमिक। आगे चलिए 8 देखिए, 8 पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। देखिए पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, समझिएगा। बोलता है कि जब दो या दो से अधिक श्रेणियों के बीच, पदों के बीच डिफरेंस हो, यानी भिन्नता हो, अंतर हो, यानी विचलन हो, विचलन में डिफरेंस हो, अलग अलग हो, तो उनके बीच के डिफरेंस को दर्शाने के लिए अपकिरण की आवश्यकता होती है। यानी बोलिए अपकिरण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब दो अलग अलग पद हो, चर हो, तो उनके बीच जो विचरण है, डिफरेंस है, यानी भिन्नता है, अंतर है, उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अपकिरण का होता है जरूरत। आंसर होगा सी, होगा सी, उसको बोलेंगे अपकिरण, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलिए 9 पढ़िए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन है। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो कौन होगा आपका अर्थशास्त्री होगा, आपका आंसर ए नंबर होगा। बोलेगा न्यूटन कौन है, जब पढ़िएगा विज्ञान, साइंस पढ़िएगा, फिजिक्स, बोलेगा न्यूटन कौन है, आइंस्टीन कौन है, क्या बोलेगा वैज्ञानिक है। तो उसी तरह से प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो कौन होगा, अर्थशास्त्री होगा। अब जान लीजिए कौन है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का स्थापना किया था 2 मई 1951 में, कहां पर, कोलकाता में। तो ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है भारत का, क्या है, अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है। और एक काम किया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कि
दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 जो था उसमें औद्योगिक विकास मॉडल को प्रस्तुत किया था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, ये भारत का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, खासकर पश्चिम बंगाल कोलकाता का। आंसर आपका ए होगा। आगे चलिए 10 देखिए, 10 पढ़िए। 10 बोल रहा है चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डिविएशन का सूत्र है। क्या बोला? चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, एक होता है प्रथम चतुर्थक क्वार्टाइल 1, दूसरा होता है क्वार्टाइल 2 द्वितीय चतुर्थक, उसको बोलेंगे क्वार्टाइल 2, तीसरा होता है क्वार्टाइल 3 यानी तृतीय चतुर्थक, उसको बोलेंगे Q3। याद रखिएगा, इसमें तीसरा होता है उच्च चतुर्थक, दूसरा होगा मध्यम चतुर्थक और पहला होगा निम्न चतुर्थक। निम्न चतुर्थक, निम्न। याद रखिएगा, ये हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये निम्न, ये मध्यम, ये उच्च। तो चतुर्थक विचलन क्या होता है? तो बोलता है उच्च और निम्न चतुर्थक के अंतर के आधे को चतुर्थक विचलन कहते हैं। क्या बोला? उच्च और निम्न, मध्यम नहीं, उच्च और निम्न चतुर्थक के अंतर के आधे को चतुर्थक विचलन कहते हैं। यानी Q3 माइनस Q1 का अंतर कर दिए, अंतर का आधा को बोलेंगे क्वार्टाइल डिविएशन। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए। Q3 माइनस Q1 बटा 2, आपका आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि तृतीय यानी उच्च चतुर्थक और प्रथम यानी निम्न चतुर्थक के अंतर के आधे को बोलेंगे चतुर्थक विचलन। लेकिन बोलेगा कि उच्च और निम्न के अंतर का नाम क्या होगा? तो उच्च और निम्न के अंतर का नाम होगा अंतर चतुर्थक विचलन। क्या बोलेंगे? अंतर चतुर्थक विचलन। याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गया आपका। जब बोलेगा अंतर तो सिर्फ अंतर कर देना है। बोलेगा चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होता है? तो तृतीय और प्रथम का अंतर को भाग देना है उसके जोड़ से, उसको बोलेंगे चतुर्थक विचलन गुणांक। जब बोलेगा चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होगा? चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होगा? गुणांक क्या होगा? तो क्या करना है? तृतीय और प्रथम के अंतर को भाग देना उसके जोड़ से, यानी Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1 हो जाएगा चतुर्थक विचलन गुणांक। गुणांक बोलेगा ये वाला, अंतर बोलेगा अंतर, बोलेगा चतुर्थक विचलन जो बोला सवाल में तो होगा Q3 माइनस Q1 बटा 2। जो बोलेगा आंसर दे देना है। ठीक है, देखिए ये आपका चतुर्थक का प्रकार है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, देखिए सवाल 11 पढ़िए। 11 देखिए, 11 देखिए, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? क्या बोला? आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? देखिए, एक होता है आधार वर्ष, एक होता है चालू वर्ष। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको बोलेंगे चालू वर्ष, वर्तमान वर्ष, प्रचलित वर्ष। और जो हम जहां से गणना शुरू करते हैं, जो पहले था, जहां से गिनती शुरू किए थे, उसको बोलेंगे आधार वर्ष यानी शुरुआती वर्ष। आधार वर्ष जो चल रहा है उसको बोलेंगे चालू वर्ष, वर्तमान वर्ष। तो कोई भी चीज पहले होता है 100%, कोई भी चीज पहले यानी शुरुआती में होता है 100%, बाद में हुआ 100% से बढ़ जाता है या तो फिर घट जाता है। तो आधार वर्ष में सूचकांक का निर्देशांक का मूल्य कितना होगा? होगा 100%। आपका आंसर सी होगा, सी होगा 100। याद रखिएगा, क्योंकि आधार में क्या होता है? बेस, शुरुआती चीज। तो शुरुआती वर्षों में, आधार वर्ष में कोई भी चीज क्या होता है? होता है 100%, होता है 100%। बाद में जो अभी साल चल रहा है उसमें कोई चीज का वैल्यू बढ़ जाता है, किसी का वैल्यू घट जाता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? पहले 100 था। आंसर सी होगा। आगे चलिए, 12 पढ़िए। यदि 40, 50, x 78, 58 का समांतर माध्य 56.2 है तो x का मान बताइए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे आराम से। चलिए, समांतर माध्य निकालने बोला है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए बढ़िया से। देखिए, यदि 40, 50, x 78, 58 का समांतर माध्य 56.2 है, समांतर माध्य दे दिया है, x का मान निकालने बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। समांतर माध्य क्या होता है बोलिए? x बार इक्वल टू होता है सिग्मा x बटा n, यानी इन सभी आंकड़ों को एक साथ क्या बोलेंगे? ये x दिया है, ठीक है, x दिया है, और कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, तो नंबर कितना है आपका? 5 गो है। ठीक है, समांतर मान दिया है 56.2, तो x बार का मान दिया है 56.2, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा x यानी जितना भी x में आंकड़ा सबको जोड़ दीजिए। सिग्मा का क्या होता है? सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, कितना होगा बोलिए? 40 प्लस 50 प्लस x प्लस 78 और 58 का बात किया है, 58 और 78 है, बटा देखिए कितना है? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो नंबर है, तो 5 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, हाथ में रहा 3, 5 पचे 25 और 3 हो जाएगा आपका 28। और पॉइंट 1 गो के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 281 बराबर। इसको जोड़ना है, ठीक है, जोड़िए। 8 8 16, 16 का हो जाएगा 6, हाथ में कितना रहा? हाथ में आपका रहा 1,
7 1 8, 8 5 13, 13 5 18 और 4 कितना हो गया आपका 22 और x बच गया तो x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए, x को छोड़ दीजिए इधर, इसको ले आइए इधर, तो 281 माइनस 226, बोलिए x कितना हो जाएगा। तो 11 में 6 गया तो 5 बचा है कितना, 7 में 2 गया तो 5 और 2 में 2 गया तो 0, कितना आंसर होगा, आंसर होगा 55, आंसर हो जाएगा 55, आंसर आपका ए हो जाएगा ए 55। तो निकाल लीजिएगा आराम से, इजी है। समांतर माध्य औसत ध्यान में करते हैं, सबका जोड़ बटा नंबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, x का मान निकालना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए सवाल देखिए 13, देखिए 13 पढ़िए। किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई बोला है, एक इकाई को क्या कहा जाता है, तो किसी समग्र या जनसंख्या का एक इकाई का नाम होगा मद या पद या होगा प्रेक्षण, याद रखिएगा। यानी यदि किसी आंकड़ा के संपूर्ण भाग को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे समग्र, क्या बोलेंगे, समग्र, याद रखिए, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे समग्र, ठीक है, समग्र बोलेंगे। और जब समग्र का करेंगे अध्ययन, जब किसी आंकड़ों के सभी भाग यानी समग्र का करेंगे अध्ययन तो उसको बोलेंगे संगणना विधि, उसको बोलेंगे संगणना विधि, जनगणना, संगणना या तो उसको बोलेंगे जनगणना, याद रखना है। समग्र में से कुछ भाग का करेंगे अध्ययन, कुछ भाग का करेंगे, कुछ भाग का, उसको बोलेंगे प्रतिदर्श, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रतिदर्श, उसको बोलेंगे निदर्श, उसको बोलेंगे सैंपल, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे सैंपल, याद रखना है। लेकिन बोलेगा समग्र में से प्रत्येक सिंगल भाग का, प्रत्येक इकाई का नाम क्या होगा, यानी प्रत्येक इकाई का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रेक्षण, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे प्रेक्षण या उसको बोलेंगे मद, याद रखिएगा। तो यह क्या होगा आंसर, आंसर होगा मद, उसको बोलेंगे प्रेक्षण, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे प्रेक्षण, आपका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। यानी एक इकाई का नाम क्या होगा, प्रेक्षण या मद। बोलेगा समग्र के कुछ छोटे भाग का नाम क्या होगा, यानी कुछ चुनी हुई इकाई का नाम क्या होगा, प्रतिदर्श। बोलेगा समग्र में से सभी इकाई का प्रत्येक का नाम क्या होगा, संगणना या जनगणना विधि, याद है। चलिए आगे चलिए, 14 पढ़िए, 14 पढ़िए। निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है, बोलिए किसका मान हम रेखा चित्र से माने ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं, किसका मान ग्राफ से रेखा चित्र से नहीं निकलेगा। तो देखिए बहुलक का मान निकलेगा जो बेसी बार आएगा, हो गया बहुलक। माध्यिका निकलेगा जो बीच में होगा, हो गया माध्यिका। लेकिन माध्य का मान नहीं निकलेगा, आपका आंसर ए होगा, क्योंकि माध्य में ना हम लोग माध्य में ना क्या करते हैं, माध्य में सभी पदों को जोड़ते हैं और नंबर से भाग करते हैं, तब निकलता है समांतर माध्य, समझे। जितना भी आंकड़ा दिया है सबको जोड़ो और नंबर से भाग दो, तब निकलेगा माध्य। तो ग्राफ से रेखा चित्र से समांतर माध्य हम देख के नहीं बोलेंगे, देख के बोल सकते हैं माध्यिका कि बीच में है, माना आरोही क्रम में कर दीजिए, बीच में है माध्यिका, देख के बोल देंगे बहुलक, बेसी बार आया है बहुलक, बात समझे। यानी बहुलक को और माध्यिका को आप देखकर बोल सकते हैं, ग्राफ से बोल सकते हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए ये आपका दंड चित्र है, देखिए ये आपका दंड चित्र है, ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, दंड चित्र है, देखिए बढ़िया समझिएगा, दंड चित्र है, ठीक है। देखिए ये बेसी बार आया है, हो गया बहुलक, ठीक है। देखिए बीच में है माध्यिका, हो गया, लेकिन माध्य नहीं निकलेगा, बीच में है तो माध्यिका, बेसी बार आया है बहुलक, लेकिन माध्य आप ग्राफ से रेखा चित्र से नहीं बोल सकते हैं, उसमें सभी आंकड़ों को जोड़ के नंबर से भाग करना होगा, तब निकलेगा माध्य। तो ग्राफ से माध्य का मान नहीं निकलता है, याद रखना है, ठीक है। आगे पढ़िए, 15 पढ़िए। किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श सूत्र माना जाता है। तो देखिए 3 तरह का सूत्र होता है सूचकांक के लिए, निर्देशांक के लिए। एक होता है पासे का सूत्र, दूसरा फीसर का सूत्र, तीसरा होता है लेसी-पियर का सूत्र। तो सबसे आदर्श माना जाता है मेन सूत्र, वो होता है फीसर का सूत्र, फीसर। तो बोला है आदर्श मानेंगे, आदर्श तो मानेंगे फीसर का सूत्र को, आपका आंसर बी हो जाएगा, बी। 3 तरह का होता है सूचकांक निर्देशांक का सूत्र, पासे का, फीसर का, लेसी-पियर का। इनमें से फीसर के सूत्र को बोलेंगे आदर्श सूत्र, क्योंकि इसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों का मात्रा शामिल होता है, Q0 और Q1, याद रखिएगा। आगे पढ़िए, 16 देखिए, 16 पढ़िए, 16। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, क्या बोला, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। बोले किसको बोलेंगे औसत, अरे औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही चीज है, कि जितना भी आंकड़ा दिया है प्रेक्षण सबको जोड़ो और नंबर से भाग कर दो, हो गया औसत, हो गया समांतर माध्य। तो बोलिए औसत समांतर माध्य क्या है, निकालना आसान है, इसमें सभी प्रेक्षणों को जोड़ते हैं, नंबर से भाग करते हैं, हो जाएगा औसत। जैसे कि 10 बच्चा है, उसका लंबाई निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, तो 10 बच्चा की लंबाई को माप के जोड़ देंगे, 10 से भाग कर देंगे, हो गया समांतर माध्य, हो गया औसत। तो इसमें भाग करने से एक संख्या आता है, निरपेक्ष संख्या, ये सरल है, इजी है, समझे। तो बोलिए इसका स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा है कि सभी प्रेक्षणों के जोड़ को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर निकलता है औसत, निकलता है समांतर माध्य। तो ये बात तो सही है, सरलता माने इजी है। एक निरपेक्ष संख्या यानी जब सभी प्रेक्षणों के जोड़ को
नंबर से भाग देंगे, एक संख्या आएगा, एक वैल्यू आएगा, तो ये बात सही है। इनमें सभी होगा, क्या होगा आंसर, आंसर होगा इनमें सभी, आंसर डी होगा। आगे चलिए 17 देखिए, 17 पढ़िए। निम्न चित्र में सहसंबंध का परिमाण क्या है? बोलिए, ये चित्र दिया है, इसमें सहसंबंध का परिमाण ढूंढना है। देखिए चित्र कुछ इस तरह का दिया है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये आपका y है, ये आपका x है, इस तरह का ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ इस तरह गिर रहा है, ठीक है। तो देखिए एक रूल है कि जो भी ग्राफ गिरेगा वो होगा नेगेटिव, याद रखिएगा। जो भी रेखा में ग्राफ गिरता रहेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव ढाल, और जब ग्राफ चढ़ेगा कहीं पर, इस तरह का ग्राफ चढ़ रहा है, तो बोलेंगे पॉजिटिव ढाल। क्योंकि दोनों आधा आधा बंटवारा है, 50-50 है, जितना x है उतना y है, दोनों आधा आधा है। तो जब सेम सेम चीज का अनुपात करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा +1, याद रखिएगा। जब कोई चीज चढ़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर बाएं से दाएं ऊपर की ओर पॉजिटिव ढाल, नीचे की ओर नेगेटिव ढाल। और जब सेम सेम बंटवारा होगा तो सेम सेम चीज का अनुपात करेंगे, 5/5 1, 10/10 1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। जब ऊपर जाएगा +1, नीचे आएगा -1। आपका आंसर होगा बी, होगा बी। रिलेशन एक्स वाई के बीच रिलेशन कितना है, -1 है, बोलेगा इसमें हो जाएगा +1, समझे। और जब इस तरह करेगा, इस तरह का बॉक्स है, ना तो इस तरह है ना तो इस तरह है, इस तरह बीच में गोल है, इस तरह बीच में गोल है। अब बोलेगा कि एक्स और वाई में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एक्स वाई का रिलेशन है ही नहीं। इसको बोलेंगे रिलेशन क्या है, 0 है, 0, कोई रिलेशन नहीं है, समझे। जब इस तरह होगा नेगेटिव, इस तरह होगा तो पॉजिटिव, दोनों आधा आधा 50-50 है, सेम सेम है, तो होगा -1 +1। चलिए आगे पढ़िए। आगे देखिए 18, देखिए 18 विस्तार गुणांक का सूत्र है। बोलिए विस्तार गुणांक का सूत्र क्या होता है, देखिए समझिएगा बढ़िया से कि विस्तार गुणांक कैसे निकाला जाता है। देखिए पहले समझिए विस्तार किसको बोलेंगे, ठीक है। एक आंकड़ा दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, पहले चेक करना कि आरोही क्रम में है कि नहीं, मतलब कोई भी क्रम में है कि नहीं, आरोही चाहे अवरोही। देखिए आपका अवरोही हो जाएगा ये वाला, 5 4 3 2 1, ये हो गया अवरोही, घटते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम, कोई भी क्रम होना चाहिए, कोई भी एक तो क्रम में होना चाहिए, समझे। बोलेगा विस्तार क्या है, विस्तार मतलब रेंज, विस्तार का मतलब क्या होता है, रेंज। तो देखिए विस्तार मतलब होता है रेंज, यानी आर, रेंज क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट माइनस सबसे स्मॉलेस्ट का अंतर करना है, समझे। यानी अधिकतम मूल्य 5 और न्यूनतम मूल्य कौन है 1 का अंतर कर दीजिए, हो जाएगा आपका 4, हो गया विस्तार। विस्तार माने परिसर, मतलब प्रास, अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, समझे। सबसे बेसी कौन है, सबसे कम कौन है, अंतर कर दीजिए, हो गया विस्तार। यानी विस्तार का फॉर्मूला होता है क्या, तो होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, अधिकतम माइनस न्यूनतम। यहां बोला विस्तार गुणांक क्या होता है, तो विस्तार गुणांक का सूत्र होता है इस तरह का, विस्तार गुणांक बोलेगा तो सूत्र होगा इस तरह का, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है कि किसी भी आंकड़ा में सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट का अंतर को उसके जोड़ से भाग देना है, समझे। यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को भाग देना है लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट से, हो जाएगा विस्तार गुणांक। याद रखिएगा विस्तार बोलेगा तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, बड़ा माइनस छोटा। विस्तार गुणांक बोलेगा तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को अनुपात करना है, भाग करना है उसके जोड़ से, समझे। L माइनस एस बटा L प्लस एस, आपका आंसर होगा डी, होगा डी, L माइनस एस बटा L प्लस एस, आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए 19 देखिए, 19 बोलेगा विस्तार तो आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 19, देखिए 19 पढ़िएगा। 19 परमाप विचलन का सूत्र है, क्या बोला, परमाप विचलन का सूत्र है। तो पहले समझिए परमाप विचलन को बोलेंगे मानक विचलन, क्या बोलेंगे, मानक विचलन। याद रखिएगा परमाप विचलन का दूसरा नाम है मानक विचलन, मानक विचलन। इसका सिंबल होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा। इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है, याद रखिए। तो परमाप विचलन या मानक विचलन किसे कहते हैं, पहले जानना पड़ेगा आपको। तो बोलता है किसी दिए गए श्रेणी का समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का वर्ग के माध्य का वर्गमूल को परमाप विचलन या मानक विचलन बोलेंगे। इसका सिंबल सिग्मा होता है। क्या बोले, किसी दिए गए श्रेणी, तो उसको बोलेंगे x, ठीक है। x का समांतर माध्य बोलेंगे x बार, ठीक है। से निकाले गए विचलन डिविएशन, उसको बोलेंगे dx। का वर्ग, वर्ग बने हो गया स्क्वायर। का माध्य, माध्य बना होता है कि सबको जोड़ो और नंबर से भाग दो। के वर्गमूल को वर्गमूल कर दो, को बोलेंगे परमाप विचलन या बोलेंगे मानक विचलन। आंसर हो जाएगा आपका सिग्मा। बात समझे। याद रखिएगा कि किसी दिए गए श्रेणी x का समांतर माध्य से निकाले गए विचलन डिविएशन का वर्ग का माध्य, यानी सबको जोड़ो नंबर से भाग दो, यही होता है माध्य में, औसत में।
के वर्गमूल को बोलेंगे परमा विचलन या मानक विचलन यानी सिग्मा। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर देखिए डी होगा, डी आपका आंसर डी होगा। देखिए डी में है ना कि डी एक्स का स्क्वायर सिग्मा बटा एन का वर्गमूल, समझे? आपका आंसर होगा डी नंबर। आगे चलिए 20 पढ़िए, 20 20 पढ़िए। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? कितना इजी क्वेश्चन दिया बोलिए। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो कहा था एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में, कब? 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और तब से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का पिता, रचयिता कहा जाने लगा। आंसर बी होगा। आगे चलिए 21 पढ़िए। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, बोलिए। जब आंकड़ों को हम लोग चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोलेंगे प्रस्तुतिकरण। जैसे ये आपका हो गया दंड चित्र, ये आपका दंड चित्र हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया वृत्त चित्र। तो जब आंकड़ों को ना हम लोग चाहे वृत्त चित्र में हो, यानी इसको बोलेंगे पाई चार्ट, इसको बोलेंगे दंड चित्र, एक होता है आयत चित्र। तो जब भी आंकड़ों को हम लोग चित्र में प्रदर्शित करते हैं, रेखा चित्र में, उसको बोलेंगे प्रस्तुतिकरण। आपका आंसर सी हो जाएगा, सी प्रस्तुतिकरण, दर्शाना, प्रस्तुत करना ग्राफ में। आगे चलिए 22 देखिए। निम्न आंकड़ों से विस्तार क्या करें? विस्तार क्या बोला? विस्तार निकालना है। विस्तार का क्या होता है? प्रास मतलब रेंज। क्या होता है आपका? रेंज होता है, रेंज याद रखिएगा। अभी जस्ट पढ़े हैं कि रेंज बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है एल माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। बोलिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देखिए 81 है, सबसे छोटा देखिए 35 है, माइनस कर दीजिए। तो बड़ा कौन है? 81, छोटा कौन है? 35। बोलिए 11 में 5 गया तो 6, 7 में 3 गया तो 4, आपका हो जाएगा 46। आपका आंसर होगा सी, होगा सी, आंसर सी होगा। आगे चलिए 23 देखिए। किसी वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल कोण होता है? बोलिए कोई वृत्त चित्र पाई चार्ट है तो उसके केंद्र पर कुल कोण कितना होगा? तो वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल कोण होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। आंसर आपका ए हो जाएगा, ए। कोई वृत्त चित्र के केंद्र पर होगा 360 डिग्री एंगल। आगे चलिए 24 देखिए, 24 आयत चित्र है। बोला आयत चित्र क्या है? एक बीमा, द्वि बीमा, त्रिबीमा कि अबीमा? बढ़िया समझिएगा। देखिए आयत चित्र, देखिए आयत चित्र आपका इस तरह होता है। देखिए बढ़िया समझिए, आयत चित्र होता है इस तरह का कि ये आपका हो गया आयत चित्र। देखिए बढ़िया से देखिएगा, तब समझ में आएगा आपको। बढ़िया से समझिए। देखिए आयत चित्र आपका इस तरह का होता है। ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई, ठीक है। बढ़िया से देखिए। तो इसमें देखिए चौड़ाई देखिए कम है, देखिए इसमें देखिए ज्यादा है, इसमें देखिए ज्यादा है, पर चौड़ाई सब में अलग है। लंबाई देखिए, देखिए इसमें देखिए लंबाई कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, यानी आयत चित्र में लंबाई चौड़ाई दोनों अलग होगा, दोनों, समझे। देखिए लंबाई देखिए चेंज हो रहा है, हो रहा है। इस बार देखिए चौड़ाई, देखिए चौड़ाई देखिए चेंज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों अलग हो उसको बोलेंगे आयत चित्र। तो इसमें चौड़ाई भी सबका अलग है, लंबाई भी सबका अलग है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों अलग है ना, उसको बोलेंगे द्विबीमा चित्र। क्या बोलेंगे? द्विबीमा चित्र, उसको बोलेंगे आयत चित्र। आंसर होगा बी, होगा बी। और जब लंबाई चौड़ाई दोनों का बात कर दिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? आयत का होता है क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल चित्र भी बोलेंगे। आयत चित्र को क्षेत्रफल चित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबका चौड़ाई भी अलग है, लंबाई भी अलग है। तो दुग बीमा है, दुग, उसको बोलेंगे द्विबीमीय आरेख, उसको बोलेंगे लंबाई चौड़ाई दोनों है, बोलेंगे क्षेत्रफल चित्र, उसको बोलेंगे आयत चित्र, समझे। अब बोलेगा एक बीमा, तो एक बीमा होता है दंड चित्र में। किसमें होता है? दंड चित्र में होगा। दंड चित्र में देखिए इस तरह का आपका दंड चित्र देखिए इस तरह होता है। ये बढ़िया समझिए। दंड चित्र में ना सबका चौड़ाई सेम रहेगा, खाली लंबाई में अंतर रहेगा, लंबाई में अंतर रहेगा। देखिए तो देखिए सबका चौड़ाई देखिए सेम है, देखिए चौड़ाई सेम है, सिर्फ देखिए लंबाई में अंतर है, लंबाई में। यानी इसमें एक ही बीमा है, इसमें एक ही बीमा है, सिर्फ क्या? लंबाई, या तो उसको बोलेंगे ऊंचाई, ऊंचाई, समझे, याद रखिएगा। देखिए इसमें सिर्फ लंबाई में अंतर है, देखिए सबका चौड़ाई सेम है। तो जब एगो बीमा होगा, एगो, तो उसको बोलेंगे दंड चित्र। इसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे दंड चित्र, इसको बोलेंगे एक बीमा चित्र। जब बोलेगा दंड चित्र तो होगा एक बीमा। अब बोलेगा वृत्त चित्र, वृत्त, तो वृत्त होता है गोलाकार, वृत्त तो गोल होगा, इसमें कोई लंबाई चौड़ाई होता ही नहीं है, ये होता है गोलाकार, समझे। उसको बोलेंगे अविमीय आरेख। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अविमीय आरेख। यानी बोलेगा अविमीय तो बोलना है वृत्त चित्र। क्या बोलना है? बोला वृत्त चित्र, समझे। आगे चलिए। दंड चित्र एक बीमा, आयत चित्र दो बीमा, वृत्त चित्र कोई बीमा ही नहीं, बीमा रहित आरेख, अविमीय। आगे चलिए 25 देखिए, 25 पढ़िए। देखिए देखिए 25 क्या बोल रहा है? निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। क्या बोला? माध्यिका निकालना, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए पहला रूल है कि आंकड़ा आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में होना चाहिए, तब निकलेगा माध्यिका। माध्यिका आप हड़बड़ी में निकालिएगा, गलती हो जाएगा आपका, याद रखिए। ये नहीं कि बीच में है हो गया माध्यिका। देखिए
बहुत सारा बच्चा इस तरह करेगा कि एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो सात गो आठ गो नौ गो है, तो जब नौ गो है ना तो एक दो तीन चार बाद, एक दो तीन चार बाद आंसर हो गया 120, हो गया गलत। इस तरह नहीं होगा माध्यिका। माध्यिका माने मध्य में यानी बीच में, लेकिन कब? जब कोई आरोही या तो आरोही क्रम में होना चाहिए, कोई निश्चित क्रम में होना चाहिए, क्रम में होगा तब बोलेंगे माध्यिका, समझे? देखिए क्रम में नहीं है, ये सजा हुआ नहीं है, इसको अरेंज करना होगा, सजाना होगा, समझे? चलिए सजाइए। तो सबसे छोटा पहले 90, फिर क्या होगा आपका 100, फिर होगा 110, फिर होगा 120, फिर होगा 130, फिर होगा 140, तो यहाँ पर नहीं है। 150 देखिए दो गो है, देखिए दो गो है ना, 150, 150 देखिए दो गो है, लिख दीजिए। फिर देखिए 160 है, 170 है, बस हो गया। चलिए काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 गो हो गया बाद, ठीक है, 4 गो हो गया बाद, आंसर हो गया 130। जो बीच में होगा आधा आधा बांट के जो बीच में होगा वही माध्यिका होगा, माध्यिका माने मध्य वाला, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। तो सजाएंगे आरोही चाहे अवरोही में, जो बीच में होगा उठो आंसर होगा। किसी भी क्रम में अरेंज करना है तब माध्यिका करना है, समझे? और जब बोलेगा सर यहाँ पर यदि आंकड़ा रहेगा 8 गो तब कैसे करेंगे? 9 गो था, 4 4 बांट दिए, कर दिए, 5वां नंबर हो गया आंसर बीच वाला। लेकिन जब रहेगा 8 गो तब कैसे करेंगे? देखिए मान लीजिए इस तरह रहा 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ठीक है। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 160, 8 हो गया। जब 8 गो रहेगा तब कैसे करेंगे? तो जब 8 गो रहेगा ना, 8 गो रहेगा तो यदि आप 1 2 3 4 बांट दीजिएगा, 1 2 3 4 बांट दीजिएगा तो सब तो खत्म हो गया, तो कैसे निकलेगा बीच वाला? कैसे निकलेगा माध्यिका? तो निकलेगा नहीं। तो आपको 4 4 नहीं बटना है, आपको बटना है 3 3, तब बटना पड़ेगा 3 3, समझे? तो 1 2 3 बांट दिए, 1 2 3 बांट दिए, आपका 2 गो हो गया बीच में, 2 गो, तो 2 गो तो आंसर होगा नहीं। क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है और दूसरे भाग कर देना है, यानी दोनों को जोड़िए, 120 प्लस 130 बटा 2, बोलिए कितना हो जाएगा? 250 बटा 2 कितना होगा? 125। अब बोलिए 125, बोलिए 120 और 130 के बीच में है कि नहीं? बिल्कुल है, हो गया माध्यिका। यानी जब नंबर रहे सम संख्या में, सम सम, जैसे यहाँ पर 8 गो था तो 4 4 बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होगा 3 3, बीच में आएगा 2 गो, अब 2 गो आंसर नहीं होगा, तो 2 गो संख्या का मध्य में निकालना है, तो 2 गो संख्या का मध्य सबको निकालने आता है, क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है और दूसरे भाग कर देना है, जोड़ दीजिए, दूसरे भाग कर दीजिए, हो गया आंसर, समझे? आ गया 125, बोलिए 120 और 130 के बीच में है कि नहीं? हो गया आंसर, बुझ गए? आगे चलिए, अब क्वेश्चन आएगा आपका सेकंड बुक से। अभी तक क्वेश्चन था स्टैटिक्स से यानी पहला बुक, अब आएगा सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चलिए। अब आपका मैथ खत्म हो गया, अब मैथ नहीं आएगा, अब आपका आएगा पढ़ने वाला, खाली पढ़िए और जवाब देना है, ठीक है, पढ़ना है और जवाब देना है। चलिए देखिए हम लोग बनाएंगे आगे 26, देखिए 26 हरित क्रांति में शामिल है, बोलिए। हम लोग पढ़े हरित क्रांति 1966-67 में लाया गया था, इसका जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति में क्या शामिल है, बोलिए? HYV बीज, हाँ, हाई यील्ड वैरायटी बीज, उन्नत किस्म का बीज, याद रखिएगा, हाई यील्ड वैरायटी बीज यानी उन्नत किस्म का बीज, उन्नत उपज वाले बीज होगा, बीज क्या होगा? बीज होगा, तो सही है ये, यानी इसको बोलते हैं हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड बीज, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी, उन्नत किस्म का बीज, सही है। कृषि यंत्रीकरण मतलब नए नए तरीके से खेती करना, कृषि में नए नए यंत्र, नए नए तकनीक, नया नया मशीन का प्रयोग करना, सही है। रासायनिक खाद, हाँ, यूरिया DAP खाद यानी रासायनिक खाद, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, NPK मतलब रासायनिक खाद यूरिया DAP का प्रयोग करना, ये सही है, आंसर का उपयुक्त सभी, यानी हरित क्रांति में ये सब शामिल था। आगे चलिए 27 देखिए, फेमा, फेमा FEMA कब लागू हुआ? अब बोलिए फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। उसको बोलेंगे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। ये कब लागू हुआ भारत में? भारत में लागू हुआ 1 जून 2000 को। बोलेगा कब हुआ पारित? बोलेगा पारित कब हुआ? तो पारित हुआ 1999 में। कब लागू हुआ? 1 जून 2000 को, ठीक है। कौन? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा यानी एक देश जब अलग देश से लेन देन करता है तो विदेशी मुद्रा के लेन देन को प्रबंधन करने के लिए, मैनेज करने के लिए लाया गया था फेमा, ठीक है। FEMA, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी
विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, कब लाया गया? 1 जून 2000। आंसर होगा सी नंबर। आगे चलिए 28 पढ़िए। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है? बोलिए। निर्धनता दो तरह का होता है, एक होता है निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। यदि हम स्वयं में गरीब हैं, स्वयं में गरीब मतलब कि हम गरीब रियल में है, रियल में कि मेरे पास 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है, मेरे पास एक पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है ठीक से, तो बोलेंगे व्यक्ति रियल में गरीब है। यानी निरपेक्ष निर्धनता उसे कहते हैं जब किसी समुदाय को, जब किसी व्यक्ति को, समाज को 2 वक्त का खाना, एक सिंपल घर, एक सिंपल कपड़ा भी नसीब नहीं हो पाता, माने मूलभूत सुविधा। यानी जब किसी समाज को, व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए मूलभूत अनिवार्य वस्तुएं भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता है और वह वंचित रह जाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में, उसको बोलेंगे निरपेक्ष गरीबी, माने रियल में वो गरीब है, उसको बोलेंगे निरपेक्ष निर्धनता। अब बोलेगा सापेक्ष क्या होता है? सापेक्ष मतलब रियल में गरीब नहीं, ठीक है, वास्तव में गरीब नहीं है, वो अपना तुलना दूसरों से कर रहा है, अपना धन संपत्ति, अपना घर द्वार, अपना गाड़ी घोड़ा का तुलना दूसरों से कर रहा है। उसको लग रहा है अरे उसके पास 5 बिल्डिंग, मेरे पास 2 ही बिल्डिंग, मेरा जमीन है 5 कट्ठा, उसके पास 20 कट्ठा, ठीक है, मेरे पास सोना है 2 भरी, उसके पास है 20 भरी। यानी हम अपना तुलना कर रहे हैं अपना पड़ोसी से, अपना तुलना कर रहे हैं दूसरों से, अपने आप को हम गरीब पा रहे हैं कि मेरे पास घर कम है, जमीन कम है, गाड़ी कम है, सोना कम है, ठीक है, बिल्डिंग कम है, जमीन कम है, और उसके पास ज्यादा है। मेरे पास इतना है कि हम ठीक से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं दूसरों से कि नहीं उसका जितना है मेरा उतना नहीं है, हम गरीब हो गए। तो हम रियल में गरीब नहीं है, अपना तुलना दूसरों से कर रहे हैं और अपने आप को गरीब पा रहे हैं, उसको बोलेंगे सापेक्ष निर्धनता। तो जब आय की असमानता एवं वितरण होगा, किसी का इनकम ज्यादा, किसी का इनकम कम, किसी का धन संपत्ति ज्यादा, किसी का धन संपत्ति कम, ठीक है, किसी का गाड़ी जमीन घर ज्यादा, मेरे पास कम है, मेरे पास इतना है कि हम गरीब नहीं है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं दूसरों से, ठीक है, कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो उसको बोलेंगे सापेक्ष निर्धनता। आंसर होगा बी, होगा बी, आपका आंसर बी होगा। और जब मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगा, रियल में होगा गरीब, रियल में कि मेरे पास 2 टाइम का खाना, कपड़ा, एक रहने के लिए सिंपल घर भी नहीं है, जीवन की अनिवार्य वस्तुएं भी नहीं मिल पा रही है ठीक से, तब बोलेंगे रियल में गरीब, निरपेक्ष निर्धनता। समझे? आगे चलिए 29 देखिए, 29 देखिए, 29 देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। क्या बोला? भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा 24 जुलाई 1991 में, ठीक है, 24 जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उस टाइम आपका पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री था डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। 24 जुलाई 1991 में आया था भारत में आर्थिक सुधार, एलपीजी नीति, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, ठीक है। 24 जुलाई 1991 में पीएम था, उस टाइम पीएम था प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, और आपका वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम लाया गया था आर्थिक नीति, एलपीजी नीति। एल से लाइबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण, ठीक है। क्या लाया था? एलपीजी नीति, याद रखिएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक। कब लाया था? 1991 में। आंसर होगा आपका ए, होगा ए। आगे चलिए 30 देखिए, 30 जैविक कृषि एक डैश खेती है। बोलिए जैविक खेती क्या है? जैविक कृषि क्या है? बोलता है वैसा खेती, वैसा माने खेती करना, किसानी करना जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हो, रासायनिक कीटनाशक दवाई प्रयोग नहीं हो, ठीक है, हाइब्रिड बीज प्रयोग नहीं हो, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, जैविक खाद, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, यानी जो जीव जंतु का मल मूत्र है, घर का कूड़ा कचरा है, वो हम लोग घर के बाहर गड्ढा में फेंकते हैं कोई खेत में गड्ढा में फेंकते हैं और उससे बनता है सहार, उसको बोलेंगे जैविक खाद, जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है। उससे जब खेती करेंगे तो बोलेंगे जैविक खेती। यानी जैविक खेती में रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी प्रयोग नहीं होता है, रासायनिक कीट नियंत्रण मतलब कि रासायनिक कीटनाशक दवाई प्रयोग नहीं होता है, समझे। हाइब्रिड बीज नहीं, देसी बीज और देसी प्राकृतिक कीट नियंत्रण और जैविक खाद, जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बना खाद का प्रयोग होता है। उससे मिट्टी का धारण क्षमता लंबे समय तक बना रहेगा और किसान का दोस्त जो होता है केचुआ, वो मिट्टी में पाया जाएगा और आपका खेती बढ़िया होगा। उससे जो खेती होगा ना, उस फसल को खाएंगे तो मेरे शरीर में बीमारी नहीं होगा, पर्यावरण को हानि नहीं होगा। तो धारणीय खेती यही है
ठीक है, माने जैविक खेती जिसमें मिट्टी का धारण क्षमता लंबे समय तक बने रहेगा, देसी तरीके, देसी बीज, देसी खाद, देसी कीट नियंत्रण, कोई प्राकृतिक माने कोई रासायनिक नहीं, सब प्राकृतिक, कोई रासायनिक खाद नहीं, रासायनिक कीट नियंत्रण नहीं, रासायनिक माने कीटनाशक दवाई नहीं, देसी तरीके से, तो उससे मिट्टी का धारण क्षमता लंबे समय तक बने रहेगा, उसको बोलेंगे धारणीय खेती। क्या बोलेंगे? धारणीय खेती। मिट्टी का धारण क्षमता लंबे समय तक रहेगा, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचेगा, और उसका फसल खाएंगे तो मेरे शरीर में केमिकल नहीं आएगा, तो बीमारी नहीं होगा, नया नया बीमारी जो फैल रहा है अभी वो नहीं होगा, आंसर बी होगा। आगे चलिए 31 देखिए, 31, चलिए 31 पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? बोलिए स्वास्थ्य क्या है? देखिए एक होता है आर्थिक आधारिक संरचना, एक होता है सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक माने देश के आर्थिक विकास के लिए, जैसे बिजली, रोड, परिवहन, पुल, समझे, संचार, ठीक है, बैंकिंग, पुलिस प्रशासन, ये आपका हो गया आर्थिक विकास के लिए, जैसे बिजली बोले, रोड बोले, परिवहन बोले, ऊर्जा, संचार, बैंकिंग, ठीक है, हाईवे, रेलवे स्टेशन, ये आपका हो गया आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास के लिए। दूसरा होता है सामाजिक विकास के लिए, समाज का विकास किससे होगा? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आवास से, ठीक है, जो जल दे रहा पानी टंकी, जो पानी का टंकी दे रहा उससे होगा। तो ग्रामीण सड़क, ठीक है, ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, शौचालय हो गया, ठीक है, ग्रामीण पानी टंकी हो गया, इट हो गया सामाजिक विकास। तो बोलिए स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य हो गया समाज के विकास के लिए, आंसर होगा बी, होगा बी, समझे। बोलेगा आर्थिक विकास तो यातायात, ठीक है, परिवहन, बैंकिंग, ऊर्जा, संचार, ठीक है, हाईवे, रेलवे स्टेशन, ये हो गया आर्थिक विकास। बोलेगा सामाजिक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। आगे चलिए 32 देखिए, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर एलपीजी है आर्थिक सुधार के संदर्भ में, जो 24 जुलाई 1991 में लाया गया था वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और पीएम था पीवी नरसिम्हा राव, समझे। क्या लाया था? एल से लाइबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, इसको बोलेंगे हिंदी में उदारीकरण, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, बोलेगा ग्लोबलाइजेशन तो वैश्वीकरण, क्या बोलेंगे? वैश्वीकरण, या उसको बोलेंगे विश्वव्यापीकरण, विश्वव्यापीकरण, व्यापीकरण, याद रखिएगा, ठीक है। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार द्वारा अनावश्यक लाइसेंसिंग प्रणाली को हटा करके उद्योग को खुला छूट देना, ताकि व्यापार करेगा, निवेश करेगा। अब बोलेगा निजीकरण, तो सरकार जो सार्वजनिक संस्था को चला नहीं पा रहा है, घाटा हो रहा है, उसको निजी कंपनी के हाथों में बेच देता है, उसको बोलेंगे निजीकरण, यानी प्राइवेटेशन हो गया। बोल रहा है वैश्वीकरण, तो भारत का व्यापार विश्व के साथ होना, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, आयात निर्यात, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, उसको बोलेंगे विश्वव्यापीकरण। तो एलपीजी नीति ये है, आंसर सी होगा। आगे चलिए 33 पढ़िए, स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? देखिए आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा वस्तु का निर्यात माने भारत से नहीं होता था, यानी भारत नहीं बेच पाता था, ठीक है। तो बोलिए चाय, चाय तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश काल से कर रहे हैं। जूट, जूट हम लोग निर्यात कर रहे हैं ब्रिटिश काल से, ठीक है। सूती वस्त्र ब्रिटिश काल से कर रहे हैं, इंग्लैंड, अफ्रीका, यूरोप हम लोग भेज चुके हैं, बहुत सारा भेज चुके हैं। निर्यात का अर्थ क्या है? विदेशों में बेचना, विदेशों में भेजना। तो हम लोग ब्रिटिश काल से ही सूती वस्त्र, जूट यानी पटसन और चाय हम लोग बेच रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, ब्रिटिश काल से, मतलब बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन बोलेगा इंजीनियरिंग वस्तु, बोलेगा पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत, बोलेगा पूंजीगत वस्तु, बोलेगा इंजीनियरिंग वस्तु, तो ये आजादी के बाद से शुरू हुआ, आजादी के बाद से, क्योंकि भारत में पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, नया नया उद्योग आया, नया नया मशीन का खोज हुआ, टेक्नोलॉजी विकसित हुआ, तब भारत बहुत सारा मशीन, बहुत सारा गाड़ी, बहुत सारा तकनीक विकसित किया, तो बाद में पूंजीगत वस्तु यानी इंजीनियरिंग वस्तु बनाने लगा और बेचने लगा, निर्यात करने लगा। देखिए इंजीनियरिंग वस्तु का मतलब है, पूंजीगत वस्तु का मतलब है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, गाड़ी हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ट्रेन हो गया, और भी सामान हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, मतलब बड़ा बड़ा मशीन हो गया। तो आजादी के पहले हम लोग विदेश से खरीदते थे, विदेश से खरीदते थे, उल्टा आजादी के बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी विकसित हुआ, फिर हम लोग बेचना शुरू किए, ठीक है। आंसर होगा सी नंबर। आगे चलिए 34 देखिए 34, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो देखिए औद्योगिक नीति घोषित हुआ है 6 बार, कितनी बार हुआ है? 6 बार हुआ है, 6 बार। पहला 1948, दूसरा 1956,
तीसरा 1977, चौथा 80, पांचवा 90 और छठा क्या बोलता है 91। याद रखिएगा क्या क्या बोले, पहला है 1948, दूसरा है 1956, तीसरा 77, चौथा है 80, ठीक है, पांचवा है 90 और छठा है 1991। याद रखिएगा 5 बार नहीं 6 बार, ठीक है, 6 बार औद्योगिक नीति घोषित हुआ है, 6 बार। याद रखिएगा 6 बार हुआ है, 6 बार। तो बोल रहा है पहली क्या है, क्या बोल रहा है पहली क्या है, तो होगा 1948। बोलेगा दूसरी क्या है तो 56, तीसरी क्या है 77, चौथी 80, पांचवी 90, छठी 91। बोलेगा नहीं क्या है, नहीं, तो नहीं हो जाएगा 91 वाला। बोलेगा नई औद्योगिक नीति नहीं, तो 1991। जो बाद में आया वो नया हुआ और जो पहले वो पुराना हुआ, समझे, याद रखिएगा। बोलेगा नई औद्योगिक नीति तो 24 जुलाई 1991, दूसरी 56, पहली 48। क्लियर है, आगे चलिए। आगे देखिए 35, देखिए 35, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, क्या बोला, मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। बोलिए मनुष्य का संसाधन का विकास कैसे होगा, तो शिक्षा से होगा। यदि कोई पढ़ लिख लेगा तो उसके अंदर में शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कौशल, प्रशिक्षण, स्किल जान जाएगा, समझे। तो बोलिए मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, यानी एक मनुष्य अच्छा इंसान कब बन सकता है, जब उसके अंदर कोई होगा टैलेंट, होगा एजुकेशन, उसका शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण, ज्ञान, बुद्धि, विवेक होगा तो हो जाएगा मानव का विकास, हो जाएगा मनुष्य का विकास, समझे। तो नैतिकता चाहिए, अनुशासन चाहिए, सच्चाई चाहिए, ये सारा चीज कहाँ मिलता है, शिक्षा में। कहाँ मिलता है, शिक्षा में। नैतिकता बोलिए, अनुशासन बोलिए, सच्चाई बोलिए, सब मिलेगा शिक्षा में, समझे। तो शिक्षा में ही मिलता है स्वास्थ्य, यानी जब पढ़िएगा तो सीखिएगा कैसे स्वास्थ्य रहना है, कैसे कौशल बने, स्किल डेवलप करना है, कैसे ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षण, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। आंसर सी होगा। आगे चलिए 36 देखिए, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, तो सबको पता है देश का लगभग 2/3 भाग कृषि क्षेत्र में डिपेंड रहता है, ठीक है। यानी देश का 3 भाग जनसंख्या में 2 भाग लोग खेती पे डिपेंड है, ठीक है। यानी कितना परसेंट, लगभग बोलेंगे 70-72%। याद रखिएगा लगभग 70-72% लोग खेती पे डिपेंड है, कृषि क्षेत्र पे। देखिए आगे पढ़िए, तो आंसर होगा 2/3, आंसर होगा 2/3 भाग, उसको बोलेंगे 70-72%। याद रखिएगा। आगे चलिए 37 देखिए, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, तो बोलिए सबसे अधिक आबादी है भारत में। प्रेजेंट में कहाँ है, भारत में, लेकिन पहले किस में था, पहले था चीन में। याद रखिएगा पहले सबसे अधिक आबादी था चीन में। चीन बीच में लगाया एक संतान लेने की नीति, 1 चाइल्ड पॉलिसी। कब लगाया था, लगाया था 1979 में, ठीक है, 1979। याद रखिएगा 1979 में चीन लाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, जो 2016 में समाप्त हो गया, यानी खत्म कर दिया गया। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं, चीन में देखते हैं कि 2 संतान 3 संतान आदमी ले सकता है, परिवार ले सकता है। लेकिन पहले 1979 से 2016 के बीच में एक संतान नीति था, 1 चाइल्ड पॉलिसी था चीन में, इसीलिए चीन का जनसंख्या कंट्रोल में आ गया। यानी पहले चीन था सबसे अधिक आबादी वाला देश, अभी कौन है, अभी भारत है। क्योंकि भारत में कोई नियम नहीं है, कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है कि हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 3, जितना मन तितना लो। वो तो लोग जागरूक हो रहा है, तो हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 2 चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं है कि कितना लेंगे नहीं लेंगे, जितना मन तितना, ठीक है। तो बोलिए विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश अभी कौन है, अभी है भारत। पहले कौन था, पहले था चीन, ठीक है, पहले कौन था, चीन था। अभी कौन है, भारत है। चीन ब्रेक क्यों हुआ, मैंने चीन में जनसंख्या कम क्यों हुआ, वो लगाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी 1979 में, ठीक है, 1979 में 2016 तक चला। अभी नहीं है, अभी 2 संतान 3 संतान ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए 38 देखिए, 38 AAY का पूर्ण रूप क्या है, हम लोग जानते हैं AAY अंत्योदय अन्न योजना। इसमें APL BPL परिवार को मिलता है मुफ्त अनाज, BPL को मिलेगा ज्यादा, APL को मिलेगा कम। क्योंकि BPL मतलब हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, और APL हो गया एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। जो थोड़ा गरीबी रेखा से ऊपर है उसको अनाज कम मिलेगा, और जो गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब बहुत गरीब है, उसको अनाज वैसे मिलेगा। किसके तहत, अंत्योदय अन्न योजना के तहत। याद रखिएगा, देखिए आंसर होगा अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। कहां मिलता है, मिलता है राशन वितरण प्रणाली, मिलता है डीलर घर में, डीलर घर में मिलता है, ठीक है। ये होता है अंत्योदय अन्न योजना के तहत। आपका आंसर सी होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, सी, अंत्योदय अन्न योजना के तहत।
ये आपका हो गया AAY, ठीक है, ये आपका हो गया AAY अंत्योदय अन्न योजना। आगे चलिए 39 देखिए, 39 पढ़िए, देखिए 39, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं। बोलिए, बोल रहा है कि पूंजी का कमी है, तकनीकी पिछड़ापन, तकनीक डेवलप नहीं है, और बेरोजगारी है, कहां पाया जाएगा? बोलिए, विकसित देश में कि अल्प विकसित देश में, दोनों में कि इनमें से कोई नहीं? अरे भाई, विकसित देश तो उसको बोलेंगे जहां पर पूंजी कोई कमी नहीं है, जैसे चीन, अमेरिका, रूस हो गया। तकनीकी पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन नहीं, तकनीक डेवलप है, ठीक है, चीन में, अमेरिका में, रूस में टेक्नोलॉजी पूरा डेवलप है, ठीक है। अब बोला बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं है, सबके पास रोजगार है, ठीक है। तो विकसित देश वह होता है जहां पर पूंजी कोई कमी नहीं है, ठीक है। पूरा देश में आर्थिक सामाजिक विकास है, चाहे रोड, पुल, सड़क, नहर, बांध, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बोलिए, चाहे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ठीक है, ग्रामीण सड़क बोलिए, पीने का पानी बोलिए, ठीक है, सब चीज मिल रहा है, उसको बोलेंगे विकसित देश। और हर लोग के पास क्या है? रोजगार है, उसको बोलेंगे विकसित देश। तो यहाँ बोल रहा है पूंजी की कमी है, तो इसमें तो नहीं होगा। तकनीकी पिछड़ापन, यहाँ तो तकनीक डेवलप है, हर चीज आगे है, पूरा डिजिटल है, ठीक है, पूरा तकनीक डेवलप है, नया नया मशीन का खोज है। बेरोजगारी, बेरोजगारी तो यहाँ नहीं होता, सबके पास रोजगार है, सबके पास अपना काम है, रोजगार है। तो ये कहाँ होगा? ये होगा अल्प विकसित देश में, ये होगा भारत जैसे विकासशील देशों में होगा, भारत जैसे विकासशील देशों में होगा, विकासशील देशों में होगा। मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इटली में, म्यांमार, ठीक है, ये सब देश क्या है? विकासशील देश है, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित। इस सब में क्या है? पूंजी की कमी है, तकनीकी पिछड़ापन है, मतलब तकनीक डेवलप नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सबको काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, समझे? आपका आंसर होगा बी नंबर। विकसित देश में ऐसा नहीं होता है। आगे चलिए 40 पढ़िए, 40, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानदंडों का एक सूचक है। क्या बोला? मानदंडों का एक सूचक है। देखिए, मानव विकास सूचकांक क्या है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो बोलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये मापता है कि समाज में मानव का कितना विकास हुआ, यानी समाज में मानव के अंदर में कितना शिक्षा, कितना स्वास्थ्य, कितना आवास, कितना बुद्धि, कितना रोजगार का विकास हुआ, उसको बोलेंगे सामाजिक विकास। क्या बोलेंगे? सामाजिक विकास। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलिए 41 पढ़िए, निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? क्या बोला? इनमें से कौन भारत का गरीब राज्य है? गरीब, निर्धन का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो सबसे गरीब राज्य कौन है? खोजिए। महाराष्ट्र तो सबसे अमीर है भाई, केरल भी बहुत ज्यादा आगे है, तमिलनाडु, चेन्नई आगे है, बिहार सबसे गरीब है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सबसे गरीब है आपका उधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तब आएगा बिहार, झारखंड, समझे। लेकिन बोलेगा कि इनमें से गरीब कौन है, इनमें से कौन गरीब है? तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु अमीर है, माना आगे राज्य है, बहुत ज्यादा डेवलप है ये राज्य सब, ये रोजगार ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा है, ठीक है, बहुत पैसा वाला राज्य है, सबसे आगे है। यहाँ पर सभी राज्य में फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक, खेती बढ़िया होता है, उद्योग ज्यादा है। लेकिन बिहार इनमें से गरीब राज्य है जहाँ पर उद्योग नहीं है, उद्योग कम है, खेती भी बहुत कम होता है। अब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सब राज्य का लोग दूसरे राज्य में काम करने जाता है, बेरोजगारी है, गरीबी है, समझे। आंसर डी होगा। आगे चलिए, आगे देखिए 42 पढ़िए, 42, नीति आयोग का कब गठन हुआ? बोलिए। एक होता है नीति आयोग, एक होता है योजना आयोग। यदि बोलेगा योजना आयोग, यदि बोलेगा योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है, तो होगा 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। बोलेगा नीति आयोग तो गठन हुआ है 1 जनवरी 2015। आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलेगा नीति आयोग तो होगा 1 जनवरी 2015। बोलेगा योजना आयोग तो होगा 15 मार्च 1950। आपको ये भी बोल सकता है कि योजना आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, मैंने प्राइम मिनिस्टर होते हैं अध्यक्ष। चाहे बोलिए योजना आयोग, चाहे बोलिए नीति आयोग, का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन जब हुआ था तब था अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जब आया नीति आयोग तब अध्यक्ष था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। आगे चलिए 43 पढ़िए, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है। यानी उदारीकरण माने क्या? उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी पर जो अनावश्यक झूठों का माने एक्स्ट्रा अनावश्यक लाइसेंसिंग प्रणाली लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको हटा देना, वही होता है उदारीकरण। कि सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी पे
यानी पूंजीपति उद्योग पे जो अनावश्यक फालतू का एक्स्ट्रा प्रतिबंध लगा हुआ है, लाइसेंसिंग पर नहीं लगा हुआ है, उसको हटा देना और उसको मुक्त कर देना, ताकि व्यापार खुल के कर पाए, खलम खुल्ला कर पाए, अपने मन मर्जी कर पाए। समझे, उसको बोलेंगे उदारीकरण, उसको बोलेंगे लाइबरलाइजेशन। बोलिए, तो उदारीकरण होने से क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो कृषि संकट में आ गया, बहुत सारा उद्योग खुलने लगा, तो कृषि आ गया संकट में, अधिक लोग चल गया उद्योग में, तो खेती कौन करेगा, कृषि कौन करेगा, ये संकट आ गया। लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, जब सरकार दे दिया छूट तो बड़ा बड़ा उद्योग खुलने लगा, तो छोटा छोटा उद्योग डूबने लगा। जिसके पास पूंजी कम है, खोला था छोटा उद्योग, उसका उद्योग डूबने लगा, उसका उद्योग नहीं चलने लगा, ये भी खराब प्रभाव पड़ा। आय असमानता, अब कोई बनने लगा बड़ा आदमी, कोई रह गया छोटा, जिसके पास पूंजी अधिक है बड़ा उद्योग खोल दिया, उसी का सामान बिकने लगा, छोटका उद्योग, छोटका पूंजी वाला व्यक्ति का सामान कम बिकने लगा, तो किसी का इनकम बढ़ गया, किसी का इनकम घट गया, कोई अमीर कोई गरीब, आय असमानता हो गया। आंसर होगा इनमें सभी। आंसर क्या होगा आपका, इनमें सभी होगा, इनमें सभी। आंसर डी होगा, डी, इनमें सभी होगा। आगे चलिए 44 पढ़िए। 44 मनरेगा का संबंध है, क्या बोला, मनरेगा का संबंध है, हम लोग जानते हैं मनरेगा, ठीक है। देखिए मनरेगा याद रखिएगा, मनरेगा, बोलिए क्या होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ठीक है, रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बोलेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह हुआ था पारित 2005 में, लागू हुआ पहले देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में। कब लागू हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को। अब बोलेगा पूरे भारत में, तो पूरे भारत में लागू हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है। पहले इसका नाम था नरेगा, पहले नाम क्या था इसका, नरेगा, बाद में हुआ क्या, मनरेगा। कब हुआ, 2009 में हुआ, 2009 में हुआ। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए कुआं तालाब, मतलब कुआं हुआ, तालाब हुआ, नलकूप हुआ, खुदाई होता है, और होता है वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क का निर्माण होता है, और उसमें बहुत सारे ग्रामीण लेबर को काम मिलता है, याद रखिएगा, कुआं कोड़ाई में, ठीक है, पोखरा कोड़ाई में, नलकूप में, वृक्षारोपण में, ग्रामीण सड़क निर्माण में, ये मनरेगा के तहत काम होता है। 100 दिन का रोजगार का गारंटी सरकार लेती है, कि 100 दिन तुमको काम मिलेगा सरकार द्वारा, इसका गारंटी सरकार लेता है। 100 दिन का तुमको काम मिलेगा सरकार तरफ से, उसका वेतन मिलेगा, समझे। आंसर होगा रोजगार, आंसर होगा ए नंबर। इसके तहत में ग्रामीण क्षेत्र के लेबर को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। आगे चलिए 45 पढ़िए। देखिए 45 क्या पढ़िए, देखिए 45 है, नाबार्ड कब स्थापित हुआ, नाबार्ड, नाबार्ड कब स्थापित हुआ, बोलिए, NABARD, बोलिए, नेशनल, N से नेशनल, B से बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में होगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका स्थापना हुआ है 12 जुलाई 1982 को, आंसर ए होगा, ए, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ है नाबार्ड का। ये ना ग्रामीण कृषि साख के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र में खेती के ऋण के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, किसान के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। आगे चलिए 46 देखिए, श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर होता है, बोलिए, श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर पूछ रहा है, बोलिए। श्रम बल माने क्या, जितना भी श्रम है, लेबर जो कार्य कर सकता है, और कार्य बल का अर्थ क्या है, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है वास्तविक में, बढ़िया समझिए। श्रम बल माने क्या, जितना भी लेबर है, जितना भी श्रम है जो कार्य कर सकता है, और कार्य बल का क्या अर्थ है, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, तो बोलिए उसका अंतर क्या होगा, तो जितना लोग कार्य कर सकता है, देखिए इतना लोग कार्य कर सकता है, उसको बोलेंगे श्रम बल। इसका नाम क्या है, इसको बोलेंगे श्रम बल, इसको बोलेंगे श्रम बल, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग श्रम बल। क्या बोलेंगे हम लोग, श्रम बल, मतलब लेबर, इतना लेबर है जो काम कर सकता है, श्रम बल, ठीक। बोल रहा है कार्य बल, तो जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, कार्य में लगा हुआ है, वास्तव में कार्य कर रहा है, तो इतना लोग कार्य कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग कार्य बल। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कार्य बल। तो बोलिए श्रम बल में यदि कार्य बल को घटा दिया जाए, अंतर कर दिया, अंतर घटा दिया जाए, तो क्या बचेगा, ये लोग बेरोजगार बच जाएगा, ये लोग बेरोजगार है, इन लोगों को काम नहीं मिला है, इसको बोलेंगे बेरोजगार श्रम, इसको बोलेंगे बेरोजगार श्रम, यानी बेरोजगार लेबर है। क्या आंसर होगा, आंसर होगा बेरोजगार श्रम, आपका आंसर बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना लोग लेबर है, श्रम बल है जो कार्य कर सकता है, और इतना लोग कार्य कर रहा है, वर्तमान में कार्य में लगा हुआ है, जो कार्य बल है, जो कार्य कर रहा है वास्तविक में। तो जब श्रम बल में कार्य बल को घटा देंगे, अंतर करेंगे, तो बेरोजगार लोग बच जाएगा, ये सब लोग को काम नहीं मिला है,
ये लोग बेरोजगार है, सब लोगों को काम नहीं मिला, बेरोजगार है, आंसर होगा बेरोजगार श्रम। आंसर क्या होगा? बेरोजगार श्रम। यानी जो लेबर काम कर सकता है, श्रम बल, उसमें से जो कार्य कर रहा है उसका अंतर कर देंगे, तो जो कार्य नहीं कर रहा है, बेरोजगार बैठा हुआ है, वो बच जाएगा। आंसर होगा बेरोजगार श्रम। आगे चलिए 47 पढ़िए। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है? क्या बोला? इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आएगा? तो जिसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में परंपरा से कर रहे हैं, परंपरा से प्रयोग होते चला आ रहा है, वही परंपरागत है। और जिसका प्रयोग हाल फिलहाल में शुरू हुआ, हाल फिलहाल में कुछ वर्षों पहले, वो हो गया गैर परंपरागत। तो बोलिए, हम लोग पहले से ऊर्जा के रूप में परंपरागत स्रोत किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो गोईठा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, परंपरा से कर रहे हैं। हाल ही में शुरू हुआ किसका? तो हाल ही में कुछ साल पहले शुरू हुआ सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा कि सूर्य का ऊर्जा से भी सोलर प्लेट चार्ज होगा, लाइट चलेगा, फैन चलेगा घर में, ठीक है, या फिर गाड़ी चलेगा। यानी सौर ऊर्जा से भी, सूर्य का रोशनी से, ताप से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सौर ऊर्जा। फिर शुरू हुआ हाल ही के वर्षों में पवन चक्की, माना पवन ऊर्जा, कि बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर हवा बहता है अधिक, जहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हवा बहता है न्यूनतम, वहां पर हवा बहेगा, तो पवन चक्की लगाएंगे, उससे पवन ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जल विद्युत, ठीक है, बड़े बड़े डैम बना गया, डैम पानी को रोका गया है और उसमें जल को गिराया जाता है ऊंचाई से, और उससे जल विद्युत माने जल से बिजली बनाया जाता है, ठीक है, डैम में। तो ये सब शुरू हुआ हाल ही के वर्षों में, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। परंपरा से क्या हो रहा है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गोईठा, लकड़ी, समझे? बोलिए, तो लकड़ी परंपरा से, कोयला परंपरा से, पेट्रोल परंपरा से, सौर ऊर्जा हाल ही के वर्षों में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। चलिए आगे पढ़िए। आगे देखिए 48, ओजोन परत पाई जाती है। बोलिए, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? हम लोग पढ़े हैं, ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल। देखिए, वायुमंडल का होता है 5 परत। कितना होता है? वायुमंडल का होता है 5 परत, 5। देखिए, एक पहला होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ क्या होता है? पहला होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ। दूसरा होगा आपका समताप मंडल, समताप, समताप मंडल। तीसरा होगा मध्य मंडल, मध्य। चौथा होगा आयन मंडल, आयन। पांचवा होगा कि बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल अंतरिक्ष होगा, अंतरिक्ष, बहिर्मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो समताप मंडल पाया जाता है कौन? कौन पाया जाता है? पाया जाता है ओजोन परत। आपका आंसर हो जाएगा समताप मंडल, आंसर सी होगा, सी। आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका सी हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल पाया जाता है आपका ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। कौन? ओजोन परत। याद रखिएगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में जो ओजोन परत है वो रोक लेती है, अब पृथ्वी में आने से रोकती है। यदि वह आ जाएगी ना, तो हमारा जो त्वचा है, त्वचा, पशु पक्षी का जो त्वचा है, मनुष्य का जो त्वचा है, त्वचा में हो जाएगा स्किन कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, कैंसर। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है कौन? ओजोन परत। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, आंसर सी होगा। आगे चलिए, देखिए 49 पढ़िए। 49, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, तो पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था बोल रहा है, तो जो भारत का है वही पाकिस्तान का है, समझे? थोड़ा भारत डेवलप है, आगे है, पाकिस्तान पीछे है। तो पाकिस्तान का नाम है भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, समझे? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, क्या बोलता है, अफगानिस्तान, म्यांमार, इटली, ठीक है, भूटान, इस सब में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी आधा क्षेत्र चला रहा है पूंजीपति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और आधा में है सरकार का हाथ, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोनों मिलकर देश को चला रहा है, देश डेवलप कर रहा है। तो इसको बोलेंगे मिश्रित। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मिश्रित, बोलेंगे मिश्रित। आंसर ए होगा। अब चलिए अंतिम देखिए, अंतिम क्वेश्चन पढ़िए 50। देखिए 50, बाकी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, जिसको आंसर का लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किस देश ने एक संतान लेने की नीति अपनाई थी? बोलिए, चीन ने। चीन अपनाया था वन चाइल्ड पॉलिसी। कब अपनाया था? कब? 1979 में। कब खत्म हुआ? 2016 में। अभी चीन में 2 संतान 3 संतान व्यक्ति ले सकता है, लेकिन 1979 से 2016 के बीच एक संतान नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू था। कहां पर? चीन में। कहां पर? चीन में, ठीक है। इसलिए चीन का जनसंख्या बीच में कंट्रोल हुआ था, ठीक है, कि एक परिवार एक ही बच्चा ले सकता है, वन चाइल्ड पॉलिसी, एक संतान नीति। बाद में हुआ आंदोलन, चीन का लोग आंदोलन किया, ये नीति हट गया, ठीक है। ये नीति अभी हट चुका है, 2016 में ये नीति हट चुका है। 1979 से 16 तक चला है, ठीक है। तो आज का वीडियो, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।